बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि ठंड का मौसम धीरे धीरे अब आ चुका है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपनी फसलों की उचित तरीके से देखभाल करें, खासकर तब जब उनमें पोषक तत्वों की कमी हो और उनमें ढेर सारे कीट लग जाएं। तो चलिए आज के इस अंक में हम इन्हीं विषयों पर करेंगे चर्चा और आपको देंगे विशेष जानकारी, मगर इससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खरीफ फसल काटने के बाद संरक्षण के लिए खेत में पुआल या पत्तियां बिछा दें। धान की फसलों को भनभनिया रोग से बचाएं। प्याज की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा रेड। अब समाचार विस्तार से। खरीफ फसल काटने के बाद संरक्षण के लिए खेत में पुआल या पत्तियां बिछा दें ताकि खेत की नमी नहीं उड़ पाए। साथ ही खेत में शीघ्र रबी फसल लगाएं ताकि मिट्टी में बची नमी से रबी का अंकुरन हो सके। झारखंड के कई हिस्सों में फिलहाल धान की फसलों पर कीटों का प्रकोप और फसल बर्बाद होने की खबर सामने आ रही है, जिससे किसान चिंतित हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने इसे ब्राउन प्लांट हॉपर कीट बताया है, जिसे भनभनिया बीमारी या भूरा मधुआ कीट भी कहा जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि जिस फसल में इस कीट का प्रकोप बढ़ा है, भविष्य में उस बीज का प्रयोग नहीं करें। साथ ही रोपाई के 3 सप्ताह के बाद खेतों में 4 से 5 सेंटीमीटर पानी रखते हुए फिफ्रोलिन नामक दानेदार कीटनाशी का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करें। किसान भाई सर्दी के मौसम में दुधारू पशुओं के आहार में गुड़ और तेल का युक्त खली प्रयोग करें। साथ ही हरा चारा अधिक से अधिक दें। प्रयास हो कि 1 किलो दाना का मिश्रण भी दें, इससे ऊर्जा बनी रहती है। दुधारू पशु का आहार में खास करके सर्दी का मौसम को देखते हुए जिसमें कि ऊर्जा बनी रहे, तो उसमें गुड़ का प्रयोग करना चाहिए, तेल युक्त खल्ली का प्रयोग करना चाहिए, खास करके सरसों का खल्ली, बादाम का खल्ली का प्रयोग में लाना चाहिए और उसका जो हरा चारा है उसको अधिक से अधिक प्रयोग में लाना चाहिए और एक्स्ट्रा 1 केजी हम लोग दाना मिश्रण जरूर खिलाएं। प्याज की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा रेड, पूसा रत्नार, N53, अर्का निकेतन, अर्का कल्याण, एग्रीफाउंड डार्क रेड लगाएं। प्याज की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के समय गोबर की सड़ी खाद और कंपोस्ट 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम और पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। साथ ही 8 से 10 दिनों पर सिंचाई की व्यवस्था करते रहें। किसान भाई शुष्क भूमि में गहरी बुआई के लिए डीप फरो सीडर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 50 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में कीट के नियंत्रण के बारे में। किसान भाई टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं। वे विभिन्न कीटों के हमलों को रोकने के लिए टमाटर के खेतों में पक्षियों को बैठने के लिए जगह बनाएं। पक्षी कीट पतंगों को खाते हैं, जिससे फसल सुरक्षित रहता है। इसके लिए प्रति 10 एकड़ खेत पर एक पक्षी आश्रय स्थल जरूर बनाएं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस।
देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। जिस प्रकार से एक छोटे पशु के लिए दूध एक पोषक तत्व का काम करता है, ठीक उसी प्रकार हमें ज़रूरी है कि हम अपनी सब्जी फसलों की जो फसल हैं उनमें पोषक तत्वों की कमी ना रखें। उसका किस प्रकार से हम उपचार करेंगे, ये तमाम जानकारियाँ हम आपको इस फीचर के माध्यम से देते हैं। तो चलिए हम आपको ये दिखा देते हैं छोटा सा फीचर। सब्जी उत्पादन में झारखंड भारत के अग्रणी राज्यों में एक है। राज्य के किसान सालों भर विभिन्न सब्जी फसलों की खेती करते हैं। गेहूं, चावल, दलहन जैसी अनाज वर्गीय फसलों की तुलना में 10 गुना अधिक सब्जी फसलों की उपज होती है। जब उपज अधिक होगी तो जाहिर सी बात है मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों का दोहन भी अधिक होगा। जो सब्जी का उत्पादन है, जो आप गेहूं उगाते हैं या धान उगाते हैं या मकई की खेती करते हैं, उसमें जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है, उसमें जो उपज की मात्रा है, उससे करीब करीब 10 गुना उपज सब्जी में लेते हैं। तो यदि आप उपज ज़्यादा लेते हैं तो निश्चित तौर से उतना भोजन का भी इंतजाम करना पड़ेगा। विशेषकर सब्जियों के लिए पोषक तत्वों के बारे में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को कहूँगा, सलाह दूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी जैविक पदार्थ उनके पास में उपलब्ध हैं, जो भी, चाहे वो सड़ा गला, जो अपने उनके खेत वगैरह में जो फसल वगैरह काटते हैं उनका जो भूसा वगैरह है, या जो सब्जी वगैरह लेते हैं, वो जितना भी सड़ा गला जो भी सामान वगैरह निकलता है उसको एक गड्ढे में जमा करें और उसको सबसे पहले कंपोस्टिंग करने का काम करें। 3 से 4 महीने के अंदर में वो सड़ जाता है। तो उसको, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर पशुपालक जो लोग सब्जी उत्पादन करते हैं, यदि उनके साथ में गाय वगैरह हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज़ तो सारा गोबर खरीद करके फिर उसको लाना तो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। तो अच्छा ये रहेगा कि जो भी खरपतवार वगैरह है उसको तो सबसे पहले सड़ाने का काम करें, जो भी जितना है, और उसकी मैक्सिमम मात्रा, अधिक से अधिक मात्रा जो है वो सब्जियों में करें। मिट्टी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए वैज्ञानिक तरीके से उर्वरक प्रबंधन करना चाहिए। मिट्टी में किस पोषक तत्व की उपस्थिति कितनी मात्रा में है, इसकी वर्तमान जानकारी के लिए मिट्टी की जांच कराएं। मृदा परीक्षण के रिपोर्ट और अनुशंसा के आधार पर ही उर्वरकों की मात्रा तय करें। बेहतर सब्जी उत्पादन के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश जरूर दें। और हमारे जो झारखंड प्रदेश की जो मिट्टी है, इसकी जल धारण क्षमता काफ़ी कम है। तो जो यदि जैविक पदार्थ का उपयोग करते हैं कुछ लिमिटेड जगह के अंदर में, जहाँ पर पौधा हम लगा रहे हैं, वहाँ पर यदि इसका उपयोग करते हैं तो वहाँ पर जल धारण क्षमता बढ़ती है और मिट्टी भुरभुरी होती है, हल्की होती है, ताकि जो है जड़ की बढ़ जो है वो प्रॉपर हो पाती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज़मीन से जो है पोषक तत्वों का संग्रहण करके फसल आपका उत्पादन में अच्छा होता है। अब ये बात आती है कि भाई कौन कौन से पोषक तत्वों को देना है। तो जो सबसे मुख्य पोषक तत्व है वो है नाइट्रोजन, जिसको कि साधारणतः किसान भाई लोग यूरिया के रूप में डालते हैं। उसके बाद दूसरा पोषक तत्व है फॉस्फेट है, जिसके लिए जो बाज़ार में उपलब्ध है वो DAP है, डाई अमोनियम फॉस्फेट है। और तीसरा जो पोषक तत्व है वह है पोटास, जो पोटास के नाम पर ही बाज़ार के अंदर में उपलब्ध होता है। तो ये जो तीनों खाद है, ये तीनों खाद की संतुलित मात्रा का प्रयोग, जो कि हमारे तरह तरह के जो भी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से बुलेटिन वगैरह निकलती है या हमारी किसान डायरी है, उसमें भी इसका पूरा उल्लेख किया हुआ है कि कौन सी फसल की वो खेती करते हैं। कि मान लीजिए लतारदार वो सब्जी की खेती कर रहे हैं तो उसमें उसकी मात्रा कुछ ज़्यादा देनी पड़ती है। जैसे लौकी की खेती कर रहे हैं, नेनुआ की खेती कर रहे हैं, उसके बाद खीरा वगैरह है, ककड़ी है, तो ये, या मान लीजिए तरबूज वगैरह की खेती कर रहे हैं, तो इस सब में उसकी मात्रा, क्योंकि इनका क्षेत्रफल ज़्यादा एरिया में बढ़ता है तो इसमें उसकी मात्रा का ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है। अन्य फसलों की तरह सब्जियों का पौधा भी बीजांकुरण, जड़, तना, पत्ती, शाखा, फूल और फल बनने की क्रिया से गुजरता है। इन सभी के विकास में अलग अलग पोषक तत्वों का अलग अलग योगदान होता है। किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाए तो उसका असर पौधों पर दिखने लगता है। कि फसल को देख करके जहाँ तक है तो कुछ कुछ जो पोषक तत्व हैं, जैसे नेत्रजन है,
नेत्रजन है, तो आप देखेंगे कि जो पत्ती है वो नीचे से जो है वो पीली होने लगती है। उसका बहुत ही क्लियर कट है। और यदि नेत्रजन आपके फसल को पूरा मिल रहा है, उसको नाइट्रोजन खाद पूरी मिल रही है, तो बिल्कुल हरी रहेगी, उसमें कोई कमी आपको लगती है। इसलिए नेत्रजन का तो बहुत ही स्पष्ट आता है। पोटास है, पोटास की मान लीजिए जैसे कमी हो रही है, तो पोटास में क्या होता है, जो पत्ती है वो किनारे से जो है वो जलने लगती है, बर्न करने लगती है, वो सूखने लगती है। तो उसमें होता है कि हाँ, भूरा कलर का हो जाता है, वो ब्राउन होने लगता है। तो कभी कभी लोग उसको माने करते हैं कि बीमारी के कारण हो रहा है, लेकिन वो किनारे से वो पूरा भूरी होने लगती है। तो उसमें समझ में आ जाना चाहिए किसान भाइयों को कि ये पोटास की कमी है और पोटास का उपयोग उनको करना चाहिए। और फॉस्फेट वगैरह में क्या होता है ना कि पत्ती का कलर जो होता है वो एक प्रकार से भूरा टाइप का कलर हो जाता है। उसका जो कलर नॉर्मली यदि डीएपी का किसान लोग उपयोग कर रहे हैं तो पोटास फास्फोरस की कमी नॉर्मली नहीं होती है। जो सबसे ज़्यादा कमी अभी झारखंड के अंदर में देखी जा रही है, क्योंकि हमारा जो झारखंड का जो प्रदेश है वो अम्लीय समस्या से ग्रसित है। जो सबसे बड़ी समस्या है वो अम्लीय समस्या से यहाँ पर ग्रसित है। और यहाँ पर किसान भाइयों को आजकल जो देख रहे हैं, जो बाज़ार में जो टमाटर वगैरह आ रहा है, उसमें आप देखेंगे कि बीच बीच में गड्ढा होकर के वहाँ पर सड़ रहा है और उसमें फटने की भी शिकायत आ रही है। तो ये जो है, ये जो कमी, जो अभी आपने बोला कि कौन कौन सी कमी के लक्षण है, तो ये कमी के लक्षण है, एक बोरोन सूक्ष्म पोषक तत्व है और दूसरा कैल्शियम। तो जो अम्लीय मिट्टी है उसमें कैल्शियम की कमी। यदि आप किसी किसान से जाके पूछेंगे भाई तुम कैल्शियम के लिए क्या डालते हो, तो कोई भी किसान भाई, आपके हमारे जितने भी किसान भाई हैं और अच्छे अच्छे लोग भी आपको नहीं बताएंगे कि हम लोग कैल्शियम के लिए क्या डालते हैं, क्या उपयोग करते हैं। झारखंड में सब्जी फसलों की खेती में सूक्ष्म पोषक तत्व बोरॉन की कमी की समस्या देखने को मिलती है। इससे फल फटने लगता है। बोरॉन की कमी को पूरा करने के लिए मिट्टी में अनुशंसित मात्रा में बोरेक्स मिलाएं। जरूरी हो तो जिंक सल्फेट भी दे सकते हैं। यहाँ पर झारखंड की स्थिति में जहाँ पर भी सब्जी उत्पादन कर रहे हैं वहाँ पर बोरोन का उपयोग करें। 10 से 15 किलो बोरेक्स प्रति हेक्टेयर के दर से उसका उपयोग करना है। ये मान करके चलें, चाहे उसकी डेफिशिएंसी है चाहे नहीं है। क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने पूरे झारखंड क्षेत्र का जो है ना मानचित्र बनाया, फर्टिलिटी मैप, और जो चीज़ सामने आई है उसमें करीब करीब 50 से 60% क्षेत्र में जो है वो बोरोन की कमी है। तो ऐसी स्थिति में उनको बोरोन कम से कम देने की सलाह दी जाती है कि बोरोन का उपयोग करें। और जो सॉइल एप्लीकेशन नहीं कर सके हैं वो कम से कम 0.5% जो है उसका लेकर के बोरेट, जो सोडियम बोरेट है, उसका छिड़काव करके पौधे के ऊपर में छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन छिड़काव से ऑलवेज इफेक्टिव होता है सॉइल एप्लीकेशन। आप मिट्टी में उसका उपयोग करें। इसके साथ साथ में है वो जिंक फर्टिलाइजर, जिंक सल्फेट का भी उपयोग कर सकते हैं। कहीं कहीं पर जिंक की भी कमी देखी जा रही है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा नहीं देखी जा रही है। लेकिन बोरोन की और कैल्शियम की, ये दो चीज़ की कमी, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में कैल्शियम की कमी और बोरोन की कमी बहुत ही ज़्यादा है झारखंड के अंदर। किसान भाइयों, मिट्टी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सभी पोषक तत्वों का पर्याप्त मात्रा में होना बेहद जरूरी है। पोषक तत्वों को संतुलित रखें और गुणवत्ता युक्त सब्जी उत्पादन से अच्छी कमाई करने में सफल हों। और वैसे भी किसान हैं जो अभी प्याज फसल की खेती कर रहे हैं। तो वैसे किसानों को मैं बता दूं कि अगर वो प्याज फसल की खेती कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि उनमें बहुत सारे कीट लग जाते हैं। तो वो कीट हम कैसे पहचानेंगे और उनका हम निदान किस प्रकार से करेंगे? तो चलिए इस माध्यम से हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप इसका निदान कर सकते हैं ताकि हमारी फसलों को नुकसान ना हो और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। किसान भाइयों, प्याज फसल की खेती का समय शुरू हो चुका है। आप अपने प्याज फसल से ज़्यादा उपज पाएं और इसके लिए फसल को रोग एवं कीटों के प्रकोप से मुक्त रखने पर ध्यान देना होगा। प्याज के पौध संरक्षण पर ध्यान देना होगा। पौध संरक्षण के लिए प्याज फसल में अनिवार्य रूप से समेकित रोग एवं कीट प्रबंधन करें। देखिए किसान भाई, खास करके जो प्याज की खेती यहाँ करते हैं तो प्याज में 3 तरह की समस्या आती है। कीड़ों की समस्या आती है, बीमारी की समस्या आती है और एक माइट की समस्या आती है। और जब आपने पूछा कीट के बारे में, तो यह कीट खास करके झारखंड राज्य में 2 तरह के कीड़े जो कि बहुत ही नुकसान पहुँचाते हैं। उसमें मुख्यतः कीड़ा है थ्रिप्स। एक थ्रिप्स ऐसा कीड़ा है जो कि प्याज को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इनकी प्रकोप होने पर कभी कभी 30 से 40% तक नुकसान हो जाता है। और जो थ्रिप्स जो होते हैं प्याज के पत्तियों से रस चूसते हैं। रस चूसने के अलावा पौधों की बढ़वार रुक जाती है और बढ़वार रुक जाती है तो उससे क्या होता है कि
कंद जो बैठता है वो ख़राब बैठता है, छोटा बैठता है, साइज़ का आता है। और किसान भाई इसको आसानी से देख सकते हैं। जब किसान भाई प्याज के अगर पत्तियों को देखेंगे, जहाँ से पत्तियाँ निकलती है, जो गांठ होता है, तो उसके दो पत्तियों के बीच में वो देखेंगे तो बहुत सारे थ्रिप्स बैठे हुए रहते हैं और ये रस चूसते रहते हैं। और दूसरा मुख्य कारण ये भी है कि ये जो थ्रिप्स है ये बीमारी भी फैलाता है। अगर एक बीमार पौधे को खाता है और दूसरे स्वस्थ पौधे में जाता है तो उसको ये बीमारी पहुंचाता है। और हमारे झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा नुकसान थ्रिप्स से ही होता है। और रही बात अगर इसकी नियंत्रण करने की बात हुई तो किसान भाई को यह ध्यान देना होगा, जैसे अभी किसान भाई प्याज लगाने जा रहे होंगे, तो अगर अभी के समय से ही हम समेकित कीट प्रबंधन करें, जैसा कि आपने बताया। प्याज फसल में रोग व्याधि कीट और माइट लगते हैं। पहले जानते हैं प्याज में लगने वाले कीट और उसके नियंत्रण के बारे में। इसमें सबसे अधिक पत्तियों से रस चूसने वाले कीट थ्रिप्स का प्रकोप होता है। थ्रिप्स बीमारी फैलाने का भी काम करता है। थ्रिप्स कीट का व्यापक प्रकोप हो और समय पर नियंत्रण ना हो तो फसल की भारी क्षति होती है। इस कीट से बचाव के लिए खेत में जल जमाव ना होने दें। साथ ही प्याज लगाने से पहले खेत के चारों ओर एक पंक्ति मक्का फसल लगा दें। जैसे किसान भाई जो अभी लगा रहे हैं तो पहले कि अच्छी जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। और ख़ास करके थ्रिप्स जहाँ लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए किसान भाई का 250 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट है तो उसके 15 दिन पहले एक लाइन मक्का बहुत घना चारों बगल लगा दें। और चारों बगल लगा दें, जिससे क्या होता है कि थ्रिप्स को वो मक्का लग जाएगा, बैरियर क्रॉप, वो आने से रोकता है। और किसान भाई खास करके ये ध्यान रखें कि खरपतवार से पूरा नियंत्रण रखें। और जब किसान भाई अगर प्याज को लगाना जा रहे हैं खेत में तो जो सीडलिंग होती है उसका ज़रूर उपचार कर लें। और बहुत ही आसान तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है कार्बोसल्फान आता है एक, उसका 2% घोल में बिचड़ा को 4 घंटे के लिए डुबा के रखें, उसके बाद उसको लगा दें। उसी तरह से अगर मान लीजिए बीमारी से शुरू की अवस्था में बचना है तो एक आता है नोटिवो दवा, उसकी भी 2% मात्रा में घोल बना करके पौधों को, जड़ों को डुबा करके उसमें लगाएं और उचित दूरी रखें। और ख़ासकर सबसे ज़रूरी है कि थ्रिप्स के लिए खेत को साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। और मान लीजिए अगर खड़ी फसल में जब थ्रिप्स लग जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में दवा डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो थ्रिप्स जो है शुष्क मौसम और गर्म मौसम में ज़्यादा इसका प्रकोप होता है। और ऐसी परिस्थितियों में जब ये होता है, जब पौधा खासकर देखा जाता है प्याज में 60 दिनों के बाद उसमें जड़ें बैठना, कंद बैठना शुरू होता है। अगर उस समय थ्रिप्स का प्रकोप हो जाए तो काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर थ्रिप्स अगर दिखता है तो किसान भाई हमारे इमिडाक्लोरोपिड की दवा आती है, इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला दें के छिड़काव कर दे। या और सारी दवाइयाँ आती रहती है, कोई सिस्टमिक पॉइजन है, लैम्बडा साइक्लोथ्रीन है, उसकी भी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर दे। या देखें किसान भाई इस तरह से लग रहा है तो एक थायोमेक्साकाम ही आता है दवा, उसकी जो है 1 ग्राम को 3 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। तो इससे क्या होता है कि थ्रिप्स का नियंत्रण हो जाएगा। तो प्याज फसल में ज्यादातर 2 रोग लगते हैं, एक है बैंगनी धब्बा रोग और दूसरा है अंगमारी। इन दोनों बीमारियों के फैलने की वजह है जल जमाव। बैंगनी धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए फफूंदनाशी टोबुकोनाजोल या कवच नामक दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। बैंगनी धब्बा रोग लगता है और एक अल्टरनिया ब्लाइट लगता है। तो बैंगनी धब्बा रोग है, इसमें क्या होता है कि प्याज के पत्तियों पर देखेंगे गहरे गहरे धब्बे बनेंगे, जो कि बीच के धब्बे जो होते हैं बैंगनी कलर के हो जाते हैं और आगे चलकर पत्तियां सूख जाती है और इससे काफ़ी नुकसान होता है। अगर किसान भाई देखेंगे अधिक इसका प्रकोप हुआ है तो इसकी जो फफूंदी जो है उसका ग्रोथ सफ़ेद सफ़ेद आपको पौधे पर दिखेगा। बीमारी है ये खास करके हमारे राज्य में भी होती है और ख़ास करके जब खेत में अगर जल निकास की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी तभी होगा। जब किसान भाई को इस तरह की बीमारियाँ अगर दिखती है किसान भाई के खेत में तो फफूंदी नाशक खास करके टेबुकोनाजोल जो है उसका आप छिड़काव करें। और दूसरी दवा एक आती है कवच आती है, उसका भी 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में मिला करके आप उसका छिड़काव करें, उससे काफ़ी उसका बचाव हो जाता है। और दूसरा जो बीमारी मैंने बताया अंगमारी बीमारी है, इससे क्या होता है कि पत्तियों पर पीले रंग के भूरे रंग के धब्बे बनते हैं और आगे चल करके पत्तियों के दोनों किनारे पर वो पीले होते चले जाते हैं और बहुत की अवस्था में ये सूख जाती है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए भी हेक्साकोनाजोल है 0.15% का घोल बनाकर छिड़काव करें या टेबुकोनाजोल का छिड़काव करें। तो इससे क्या होगा कि अन्य बीमारियां भी जो होती हैं, सड़न बीमारियां होती है, बहुत सारी बीमारियां हैं, वो रुक जाएगी। और कभी कभी किसान भाई देखेंगे भंडारण में जब भंडार करते हैं तो आप अनुभव किए होंगे कि प्याज जो है काला काला उस पर
धब्बा दिखता है वो स्पोर हो जाता है काला काला रंग का। तो उसके लिए भी किसान भाई जब भंडारण करते हैं, क्योंकि भंडारण में 25-30% का नुकसान हो जाता है और बीमारी से भी हो जाता है, वो सड़ने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब भी किसान भाई भंडारण करें तो अपने भंडारण स्थल को वो बढ़िया से छिड़काव कर दें, खास करके नोटिबो से छिड़काव कर दें उसका 2% का, ताकि जितने भी हैं कि कीटाणु हो चाहे बीमारी हो उससे बच जाए। और जब कंद को रखते हैं तो कम से कम 2 सेंटीमीटर का डंठल रखें उसमें और उसको अच्छी तरह सुखा करके उसको रखें। तो इससे क्या होगा कि उससे जो भंडारण में जो बीमारियां लगती है उससे उसका बचाव हो जाएगा। किसान भाइयों, समेकित रोग एवं कीट प्रबंधन के तहत कई ऐसे उपाय हैं जिनमें दवा की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे पक्षी आश्रय स्थल और ट्रैप का व्यवहार। यदि जरूरी हो तो जैविक दवा से उपचार करें। प्याज लगाने से पहले खेत की सफाई करें, खरपतवार निकाल दें, भूमि का उपचार करें, बीजोपचार करें। बीजोपचार के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी का व्यवहार करें। मैं किसान भाइयों को झारखंड के खास करके सुझाव देना चाहूँगा कि हमारा राज्य ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में किसान भाई कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग करें, चाहे ना करें ऑर्गेनिक में। तो जैसा मैंने बताया कि अगर आप प्याज लगा रहे हैं तो अपने भूमि का उपचार कर दें, बढ़िया से सफाई कर दें, खरपतवार को नियंत्रण हटा दें। और एक दवा आती है ट्राइकोडर्मा विरिडी करके, एक बीमारी जनित रोग है, फैलाती है बहुत सारी भूमि से। तो उसकी जो 5 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज में ट्रीट करके लगाएं। इससे क्या होगा कि बहुत सारी बीमारियां नहीं आएगी। और दूसरी जो आती है जब थ्रिप्स वगैरह लगता है तो हमारे यहाँ बेवरिया है, ब्रिसियाना दवा करके उपलब्ध है। तो बेवरिया का भी आप छिड़काव करें, जिससे भी क्या होगा कि ये भी बहुत सारे जो थ्रिप्स हैं उस कीड़े को नियंत्रण कर देता है। और हम नीम से निर्मित दवा का भी छिड़काव कर सकते हैं। इससे करने से क्या होता है कि हमारे जो पौधे पर उसका अवशेष नहीं जाएगा, क्योंकि प्याज को हम लोग सीधे तौर पर खाते भी हैं और जो कि हमारे दवा रहेगा तो हमारे शरीर में भी जाएगा। और हम समेकित कीट प्रबंधन करें खास करके, तो विभिन्न फसल लगाने से लेकर के फसल तैयार होने तक विभिन्न विधियों को तार्किकपूर्ण तरीक़ों से प्रयोग करें। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो फसल जो है अच्छा होगा और अच्छा लाभ मिलेगा। और चूँकि पर्यावरण रहित होगा, उसमें कीटनाशक का अवशेष नहीं रहेगा। तो कोशिश यही करें कि कम से कम दवा डालें, या ना हो तो ना के बराबर डालें और अपने फसल को बचाएं। हम जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जो भी जानकारी देते हैं उसका आप भरपूर लाभ उठाते हैं। तो जाते जाते हम चाहेंगे कि आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रद्द रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। मैंने ये पता आपको इसलिए लिखवाया ताकि इस पते से अगर आप कोई भी संदेश देना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इससे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, आपसे बात करते करते समय का तो पता ही नहीं चला और वक्त कैसे निकल गया। तो किसान भाइयों, ऐसे ही जानकारी लेकर हम आपके सामने अगले अंक में भी उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।